देखिए आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान और जिसका तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव। आज हम वैद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत विभव को समझने के लिए हम दैनिक जीवन की कई घटनाओं को देख सकते हैं। हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर कोई वस्तु A है जो उच्च ताप पर है, इसका ताप उच्च है, दूसरी वस्तु है B जिसका ताप है निम्न ताप पर है, यानी कि B का जो ताप है वो A से नीचा है। जब हम इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाने लगती है। वो जब तक जाती है जब तक दोनों की ताप बराबर नहीं हो जाते, यानी कि जो ऊष्मा के प्रवाह की डायरेक्शन है वो ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रही है, वो इन दोनों वस्तुओं के तापों पर निर्भर कर रही है। ऐसे ही एक दूसरी घटना हम ये देखते हैं कि दो तल होते हैं जिसमें द्रव भरा हुआ आता है, एक A है दूसरा B है। A में ज़्यादा द्रव है और B में कुछ कम द्रव भरा हुआ है। जब हम किसी पाइप से इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो द्रव है वो उच्च दाब वाले बॉक्स से निम्न दाब वाले बॉक्स की ओर जाने लगता है और वो जब तक जाता है जब तक कि दोनों के द्रव बराबर नहीं हो जाते। तो हम ये देखते हैं कि जो द्रव का प्रवाह है वो उनके तलों पर निर्भर कर रहा है, द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार जो वैद्युत आवेश का प्रवाह है वो वैद्युत तलों पर निर्भर करता है, वैद्युत आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इस वैद्युत तल को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरा ये होता है, हम ये देखते हैं कि अगर कोई आवेश है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को निर्धारित करती है। जबकि अगर उस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं तो उसके जो कार्य का निर्धारण होता है वो वैद्युत विभव के द्वारा होता है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, उसका विभिन्न स्थितियों में निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि भाई वैद्युत विभव क्या होता है। अब देखो वैद्युत विभव देखेंगे हम। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव में ये होता है कि ये कोई बिंदु है O जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से यहाँ पर एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु V है और ये अनंत है। अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0 प्लस Q0। हम ये देखते हैं कि प्लस Q आवेश है, परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, दोनों के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल में ये होता है कि जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो पास लाने में हमें कार्य करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि अगर अनंत से कोई परीक्षण आवेश Q0 लाया जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो V बराबर W अपॉन Q0 होगा। अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव V कहते हैं। वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है, वैद्युत विभव का मात्रक, मात्रक में देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या इसे हम लिख सकते हैं वोल्ट, वोल्ट भी कहते हैं। यानी कि 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत विभव की बीमा। जब बीमा देखते हैं फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q0। जब हम इसकी बीमा देखेंगे तो बीमा में होता ऊपर कार्य है, कार्य की बीमा लिख देंगे, नीचे Q0 आवेश है, आवेश की बीमा लिख देंगे। तो कार्य की बीमा होती है mL2T-2 और आवेश की बीमा कितनी होती है AT। नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाएंगे mL2 ऐसे ही
टी की -2 पावर पहले से ही थी, एक ये पहुंच जाएगी टी की पावर -3 और ए की पावर कितनी हो जाएगी -1, यानी कि वैद्युत विभव की विमा हो जाएगी ml2 t-3 और a-1। इसके बाद आ जाता हमारा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर में ये होता है कि यदि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभवांतर होता है। अगर किसी परीक्षण आवेश को B से A तक लाएंगे तो अगर B से A तक लाते हैं तो वैद्युत विभवांतर होता है VA - के VV बराबर W/Q0, यानी कि इसकी परिभाषा बन जाती है वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर B से A तक लाएंगे तो हम ये देखते हैं कि परीक्षण आवेश यहाँ पर आवेश है Q से जितना इधर को जाते हैं विभव कम होता चला जाता है, यानी कि जो B का विभव होगा वो A के विभव से कम होगा, यानी कि A का विभव ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है VA - VB बराबर W/Q0। इसका भी मात्रक वही, यहाँ पर देख लेते हैं, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कितना होगा कूलाम। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम कह दीजिए या वोल्ट कह दीजिए, एक ही बात होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे पृथ्वी विभव के निर्देश रूप में यानी कि अर्थ एज ए रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पृथ्वी को विभव के निर्देश के रूप में हम देखते हैं। दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है वो किसी बिंदु पर विभव के परम विभव मान के एब्सोल्यूट वैल्यू से जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि कहीं पर भी अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक बिंदु पर विभव को शून्य मान लिया जाता है, यानी कि विभव की परिभाषा में हमने ये देखा कि अनंत से विभव को लाया जा रहा था, तो अनंत पर जो विभव था वो शून्य था, यानी कि शून्य विभव वो बिंदु होता है जहां पर उसका विभव शून्य मान लिया जाता है। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो विभव है वो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथ्वी के विभव को हम शून्य मान लेते हैं। शून्य में ये होता है कि निर्देश पॉइंट में पृथ्वी जो होता है वो बहुत बड़ा सुचालक होता है। सुचालक होने के कारण उसमें कितना ही आवेश पृथ्वी से किसी वस्तु में चला जाए या वस्तु से पृथ्वी में चला जाए तो पृथ्वी के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि कहीं रेलवे स्टेशन है उस पर लिखा होता है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, तो हम देखते हैं कि अगर समुद्र तल में बाष्पीकरण हो जाए तो उसके जल का जो तल का स्तर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्षा हो जाए तो उसके तल पर तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं ऊंचा नहीं हो पाता है। इसी प्रकार वस्तु से आवेश पृथ्वी में चला जाए या पृथ्वी से वस्तु में चला जाए तो पृथ्वी के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथ्वी के विभव को शून्य विभव मान लेते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे इसके जो डेरिवेशन है उसे देखते हैं। देखिए इसका भी देखेंगे हम। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हम ये देखते हैं कि ये कोई बिंदु है O जिस पर +Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। विभव की परिभाषा हम देखते हैं कि जो परीक्षण आवेश है उसे हम अनंत से लाते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि एक बिंदु V है, ये दूसरा बिंदु C है, इस पर परीक्षण आवेश रखा है Q0। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। बिंदु O से परीक्षण आवेश की जो दूरी है वो है x। पहले हम B और से C तक लाएंगे तो V से C तक की डिस्टेंस मान लेते हैं हम dx। थ्योरी हम इसकी लिखेंगे कि माना कोई बिंदु O है जिस पर परीक्षण आवेश +Q, जिस पर आवेश Q रखा है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये इसकी थ्योरी लिखी जाएगी। अब वैद्युत विभव की जो आपको परिभाषा बताई थी वो बताई थी V बराबर W/Q0। परिभाषा में हम ये देखते हैं कि Q0 हमें दिया हुआ है चित्र में, V हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें किसका मान निकालना है यहाँ से W मतलब कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन।
तो हम ये देखते हैं अभी तक जो हमने वैद्युत क्षेत्र में बल पढ़ा है वो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कूलाम के नियम ने दिया था। और कूलाम के नियम के अनुसार हम देखते हैं, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार देखते हैं F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। दो आवेश हैं, एक Q है दूसरा Q नॉट है और बीच की डिस्टेंस कितनी है उनकी x। तो वैद्युत बल हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब हम देखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु V से C तक लाने में अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx लाने में किया गया कार्य, हम ऐसे लिख सकते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से C तक अनंत सूक्ष्म दूरी dx लाने में किया गया कार्य है। तो कार्य जो होगा वो dw बराबर F इंटू माइनस के dx का मतलब यहां पर ये है कि जो फोर्स है प्लस के कारण फोर्स होता है बाहर की ओर। परीक्षण आवेश को हम ला रहे हैं अंदर की ओर, B से C तक ला रहे हैं, तो बल के विरुद्ध जा रहे हैं। तो बल के विरुद्ध करने में जो किया गया कार्य होता है वो dw बराबर F इंटू माइनस के dx, यानी कि माइनस ये बताता है कि हम बल के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो F का मान रख देंगे dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx, जो माइनस उसे बाहर लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो वो W बराबर हो जाएगा, कहाँ से ला रहे हैं हम, अनंत से A तक की दूरी कितनी है R, तो इनफाइनाइट से R, और ये कितना हो जाएगा dw का मान रख देंगे हम यहाँ पर। अब जब dw का मान रखेंगे तो ये हो जाता है W बराबर इनफाइनाइट से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx, माइनस का माइनस लगा देंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर dx है तो x वाले का ही समाकलन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, बाकी को बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस के Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनफाइनाइट से R और dx अपॉन x स्क्वायर। समाकलन फर्स्ट ईयर में भी कई बार आया था, एक बार फिर समझा देते हैं कि कहीं पर अगर ये लिखा हो 1/x स्क्वायर, इसका समाकलन करना हो तो इसे ऊपर ले जाते हैं x की पावर -2 और dx। समाकलन में घात में जो चर होता है उसकी घात में एक जोड़ देते हैं, यानी कि x की घात -2 + 1 बटे -2 + 1, ये हो जाता है। और ये हो जाएगा फिर x की पावर -1 बटे -1, तो माइनस तो आगे आ जाएगा और x की पावर जो -1 है उसे क्या लिख सकते हैं 1/x, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि 1/x स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो माइनस के 1/x होता है। तो W हो जाएगा माइनस के Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और माइनस के 1/x, लिमिट ये हो जाएगी इनफाइनाइट से R। पहले x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस के Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस के 1/R, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस पहले से ही तो कितना हो जाएगा प्लस, और 1/ कितना हो जाएगा ये इनफाइनाइट। W बराबर माइनस के Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बचेगा माइनस के 1/R प्लस 1/इनफाइनाइट होता है 0, माइनस के 1/R की माइनस से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा ये प्लस, यानी कि W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R। हमें कार्य ही चाहिए था, वो निकल आया है। उसके बाद परिभाषा से हम देखते हैं, परिभाषा से
वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन क्यू नोट। W का मान रख देंगे तो V बराबर 1 अपॉन क्यू नोट, ऐसे ही W का मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट अपॉन R। क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा तो V बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के और Q अपॉन R। यानी कि ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना हो तो बस उस आवेश से उसके विभव तक, जिस पॉइंट पर हमें विभव ज्ञात करना है वहां तक की दूरी पता होनी चाहिए। ये प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला आया। इसी प्रकार अगर माइनस क्यू आवेश हो, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण तो विभव V बराबर हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के और Q अपॉन R। यानी कि विभव जो होता है वो अदिश राशि होती है, उस पर माइनस काम करता, प्लस Q आवेश होगा तो वो फॉर्मूला प्लस का रहेगा और माइनस Q होगा तो फॉर्मूला माइनस का रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे हम, देखो अब हम देखेंगे अभी जो हमने व्यंजक फाइंड आउट किया था वो किसी एक आवेश के कारण था। अब अगर आवेशों का निकाय हो, निकाय का मतलब एक से अधिक आवेश हो, तो फिर विभव को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इस डेरिवेशन में देखेंगे। हम ये देखते हैं कि कोई आवेश है, एक आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, इसी प्रकार बहुत सारे आवेश होंगे और लास्ट में हमने मान लिया Qn। एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से पहले आवेश की दूरी है मान लीजिए R1, दूसरे आवेश की दूरी है R2, तीसरे आवेश की दूरी है R3 और जो nवा आवेश है उसकी दूरी है Rn। यानी कि आवेशों का एक निकाय है जो Q1, Q2, Q3, Q4 और n आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी बिंदु P से दूरी क्रमशः पहले की होगी R1, दूसरे की है R2, फिर R3, फिर चौथे की R4 और जो nवा आवेश होगा उसकी दूरी कितनी है, Rn है। तो हम ये देखते हैं कि ये आवेशों का एक निकाय है और इस निकाय के कारण जो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है उसे कैसे देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले आवेश के कारण, यानी कि Q1 आवेश के कारण वैद्युत विभव, Q1 आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है उसे लिखते हैं V1 से। V1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 बटे R1। आपको इससे पहले डेरिवेशन में ये बताया गया था कि जिस पॉइंट पर भी विभव ज्ञात करना है उसकी आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। वो है हमें Q1 आवेश के कारण P पर विभव फाइंड आउट करना है, तो Q1 से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R1 है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण जो विभव होगा V2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के और Q2 बटे R2। तीसरा आवेश है Q3 के कारण भी निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के और Q3 बटे R3। इसी प्रकार चौथा आवेश के निकाल सकते हैं, पांचवें के निकाल सकते हैं, छठे के निकाल सकते हैं और फिर जो nवा आवेश है उसके कारण जो विभव होगा एप्सिलॉन नोट के और Qn बटे कितना हो जाएगा, Rn। हमें यही पता है कि वैद्युत विभव अदिश राशि है। अदिश राशि होता है तो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है, यानी कि बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा, परिणामी विभव वो होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि जितने भी विभव होंगे अलग अलग सबको क्या कर देते हैं, हमने जोड़ देते हैं। V1 का मान रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 बटे R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q2 बटे R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q3 बटे R3 प्लस इसी प्रकार चौथा और लास्ट वाला लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के Qn बटे कितना हो गया, Rn। हम देखते हैं इसमें कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के सभी में कॉमन है तो उसे बाहर लिख लेंगे। V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के अंदर बचेगा हमारा Q1 बटे R1, Q2 बटे R2, ये R2 है, प्लस Q3 बटे R3 और इसी प्रकार हो जाएगा Qn बटे
आर एन। हम ये देखते हैं कि ये जो सारे आवेश थे सब प्लस के थे, अगर कोई माइनस का होगा तो अपने आप उस आवेश का आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि अब इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल गया कि अगर एक से अधिक आवेश हो तो उन आवेशों के कारण भी जो है हम वो विभव का जो फॉर्मूला है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, देखो अब है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। हम ये देखते हैं कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी है 2l। ये इसका मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु से A तक की दूरी हो जाएगी l और मध्य बिंदु से B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी l। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अभी आपको एक बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला आया था V बराबर 1/4πε0 के और Q अपॉन कितना आया था R। यानी कि जिस भी आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना हो उस तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। अब एक +q आवेश है, दूसरा -q आवेश है, तो +q आवेश से भी P तक की दूरी पता होनी चाहिए और -q आवेश से भी P तक की दूरी पता होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि O से P तक की दूरी है R, O से B तक की दूरी है L, तो B से P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस के L। यहां तक R है, ये L है, तो -q से दूरी हो जाएगी R प्लस L। थ्योरी इसकी वही लिखेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम ये देखते हैं +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव उसे मान लेंगे V1 बराबर 1/4πε0 के Q1 बटे +q से दूरी कितनी है उसकी R माइनस L, तो Q1 Q है तो Q ही रहने देंगे, कितना होगा R माइनस के L। इसे समीकरण डाल देंगे हम 1। -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव वो हो जाएगा, उसे मान लेंगे V2 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L। माइनस का आवेश है तो यहां पर माइनस लगा देंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव, क्योंकि अदिश राशि है तो साधारण नियमों के अनुसार जोड़ ही सकते हैं। लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव का V बराबर V1 प्लस V2। P1 का मान रख देंगे V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L प्लस V2 का मान है माइनस के 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 के और Q अपॉन R माइनस L माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L। देखते हैं हम दोनों में 1/4πε0 के पहले स्टेप में भी है, दूसरे में भी है, Q पहले में भी है और दूसरे में भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा V बराबर Q अपॉन 4πε0 के वहां लिख लेंगे 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अंदर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जब हल करते हैं तो ये हो जाएगा V बराबर Q अपॉन 4πε0 के R प्लस L की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि R प्लस L माइनस R माइनस L और नीचे हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L। V बराबर Q अपॉन 4πε0 के R प्लस L माइनस R प्लस L
और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के q इंटू एल, और एल कितना हो गया 2l, और नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। चूंकि r बड़ा है यहाँ से l से, 2l बहुत अल्प दूरी थी, l और भी कम हो जाएगी, r अधिक दूरी होती है, तो r l से बड़ा है तो r स्क्वायर भी क्या होता है और बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से। तो छोटी चीज़ों को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो एल स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4πε0 के q इंटू 12/r स्क्वायर। वी नो दैट हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 12, यानी Q इंटू 12 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे P, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के P/r स्क्वायर। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। इसके बाद हम इसकी अब देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। इसमें यह होता है कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB जो -q और +q चार्ज से मिलकर बनता है और जिसके बीच की डिस्टेंस है 2l। ये इसका मिड पॉइंट है O, A से O तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी l, क्योंकि O उसका मिड पॉइंट है, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी l। मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, यहां पर कोई बिंदु P है ये, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको ये बताया गया था कि जिस भी पॉइंट पर वैद्युत विभव ज्ञात करना हो उसकी हमें आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। यहां पर दो आवेश हैं, एक -q और दूसरा है +q। +q से भी P तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और -q से भी P तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि O से P तक की डिस्टेंस है r, ये r है, -q से P को मिला लेंगे और +q से भी P को मिला लेंगे, ये r है, ये l है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगी डिस्टेंस हमारी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इतनी ये हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। थ्योरी वही लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं, यहां पर लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव वो होगा V1 बराबर 1/4πε0 के और Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि +q से जो डिस्टेंस है वो √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव वो हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 के Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। -q है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। वैद्युत विभव चूंकि अदिश राशि है, अदिश राशि होगा तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी विभव को V बराबर V1 प्लस V2, V1 V2 का मान रख देंगे, V बराबर 1/4πε0 के Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दूसरा V2 का मान माइनस का, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 के और Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हम देखते हैं जितना मान प्लस का है उतना ही क्या है माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे
और v बराबर कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो कितना होता है 0 होता है। इसके बाद एक डेरिवेशन और है वो कराते हैं अब आपको। अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं तो इसके लिए ये होता है कि अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। हम देखते हैं कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव होता है वो -q + q आवेशों से मिलकर बनता है और जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l। वैद्युत द्विध्रुव को जब हम लाते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो हम एक ही रखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर है और वैद्युत द्विध्रुव भी क्या है ये p है। अब हम ये देखते हैं कि ये अनंत कंडीशन है यहाँ पर और अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाया जाएगा और क्षेत्र के भीतर लाने में वो जितना काम करना पड़ेगा वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हम ये देखते हैं कि एक -q चार्ज है, दूसरा +q चार्ज है। +q चार्ज के कारण जो आवेश को अंदर की ओर ला देंगे, वो विभव को अंदर की ओर लाएंगे, +q चार्ज के कारण जो द्विध्रुव को अंदर की ओर लाएंगे तो जो काम करना पड़ता है वो बाह्यकर्ता को करना पड़ता है। -q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र उस पर खुद काम करता है। तो हम देखते हैं कि जब अनंत से -q आवेश को लाते हैं तो वो +q आवेश की अपेक्षा 2l अतिरिक्त दूरी तय करता है। तो तब -q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है हमारा, वो कार्य होता है बराबर -q आवेश पर लगने वाला बल और गुणा अतिरिक्त दूरी। -q आवेश है तो बल हो जाएगा F बराबर -q होता है QE। अतिरिक्त दूरी कितनी है 2l। हम देखते हैं -q × 2l को एक साथ लिख लो, इंटू कितना हो जाएगा E। तो जो कार्य हो गया हमारा वो -के PE हो गया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2l। तो Q × 2l के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। अब ये द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की ऊर्जा किया गया कार्य है ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा, वो उसे लिख लेंगे U0 से और कितना हो गया -के PE। यह द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति है, स्थायी संतुलन की स्थिति है। अब जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके कारण इससे पहले वाला एक डेरिवेशन इसमें से हटा दिया था, तो उस डेरिवेशन का यूज होगा यहाँ पर। तो ये कहता है कि अगर अब हम द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रख दें तो जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है वो होता है W बराबर होता है PE और 1 - के cos थीटा। द्विध्रुव की जो संपूर्ण ऊर्जा होगी, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, वो हो जाती है हमारी U बराबर U0 प्रारंभिक स्थिति की प्लस W। तो U बराबर होगा U0 का मान है -के PE प्लस PE और 1 - के cos थीटा। P के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, U बराबर -के PE प्लस PE - के PE cos थीटा। PE से P कैंसिल हो जाता है, तो U बराबर कितना हो गया -के PE cos थीटा, यानी कि अब आ गया आपका U बराबर -के PE cos थीटा। ये द्विध्रुव की व्यापक समीकरण है। यह लिख भी देंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण है। अब हम ये देखते हैं इसके बाद इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। जो कंडीशन है वो विशेष स्थिति में देखते हैं, स्पेशल कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा हो, द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होता है फर्स्ट कंडीशन में, तो थीटा की वैल्यू होती है 0। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो जो एनर्जी हो जाएगी हमारी U0
वो बराबर होगा माइनस के पीई कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यू नोट बराबर कितना हो गया माइनस के पीई। ये जो द्विध्रुव की है स्थायी संतुलन की स्थिति है। हम यहाँ पर ये भी लिख भी देंगे कि यह द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति है। सेकेंड कंडीशन में ये कहता है कि यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा कितना हो गया 90। जब थीटा का मान 90 होगा, यहां पर आप रखेंगे u90 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस के पीई कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो u90 कितना हो जाएगा हमारा 0। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्लस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है, उतना ही माइनस क्यू आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हो जाता है। तो यानी कि जो परिणामी कार्य हुआ वो कितना हो गया उसका 0। अब इसकी तीसरी कंडीशन है कि यदि हम स्थायी संतुलन की स्थिति से उसे 180 अंश घुमा दें, 180 अंश घुमा दें यानी कि थीटा का मान कितना हो 180, तो u 180 बराबर होगा माइनस के पीई कोस 180। कोस 180 का मान होता है माइनस के 1, माइनस पहले से ये, तो 180 बराबर कितना हो गया P। ये जो है द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति है। यानी कि हमने जो यहाँ द्विध्रुव की एनर्जी ज्ञात की उसे 3 कंडीशनों में ज्ञात किया, एक स्थायी संतुलन, एक अस्थायी संतुलन और एक जब वो लंबवत था। इसके बाद इसमें एक छोटी सी बात और रह जाती है, वो था इसमें एक समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बिल्कुल बराबर होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो यह कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो पृष्ठ होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। दूसरी होती है कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि विभव में कोई अंतर नहीं होता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। लंबवत होती है तो उसके डायरेक्शन के क्या करती हैं, शो करती हैं। ठीक है, तो अब इसके जो बाकी न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको नई वीडियो में दे देंगे, उसके पीडीएफ भी भेज देंगे। इसकी भी पीडीएफ और वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।